हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लेसन 1 में, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था वीडियो नंबर 13 में, वीडियो नंबर 13 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो हमने टॉपिक में डिस्कस ये किया था कि विद्युत क्षेत्र की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई। सबसे पहली बात ये थी कि इनने ये देख लिया था कि दो आवेशों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो कूलॉम बल से हम डिफाइन कर सकते हैं। बहुल आवेशों का जो निकाय है उसमें जो लगने वाला बल है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज रखने पर वो उसको कब तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, कितने क्षेत्र में कितनी दूरी तक वो उस पर बल लगाएगा, उस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक नई अवधारणा की आवश्यकता पड़ी। और वो नई अवधारणा क्या थी? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हमें किसी चार्ज के चारों ओर के क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है कि उसके चारों ओर का एक कितना क्षेत्र होगा जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वो बल अनुभव करेगा। तो हमने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत करी, फिर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखी, विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखा, विद्युत क्षेत्र की विमा देखी। उसके बाद में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला फाइंड किया था और हमने उसका ग्राफ भी प्लॉट किया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ग्राफ हमने जो प्लॉट किया था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ दूरी के साथ कुछ इस प्रकार से था। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था ये। तो दूरी के बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होती है? कमी। ये ग्राफ था। और इसी ग्राफ को जब हमने 1/r² के साथ प्लॉट किया था तो 1/r² के साथ ये ग्राफ क्या था? समानुपाती। क्योंकि जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/r² के क्या है? समानुपाती। ये चीज़ें हमने देखी थी। तो इसके बाद आगे का जो टॉपिक है, तो हमने सुबह ये डिफाइन किया, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? E बराबर KQ/r²। और इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं Q/4πε0r²। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास K की वैल्यू है 1/4πε0। और हमने ये बात पूर्व के जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं उसमें डिस्कस की थी कि जब हम सूत्र सत्यापित करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तब हम वहाँ K की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर सकते हैं। और ये जो विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये है निर्वात में। कहाँ है? निर्वात में, क्योंकि ε0 यूज़ कर रहे हैं। अब यदि इस बिंदु आवेश को इतनी ही डिस्टेंस पर, इतनी ही दूरी पर किसी एप्सिलॉन विद्युतशीलता, एप्सिलॉन विद्युतशीलता के माध्यम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या आएगा? तो EM, M का मतलब मीडियम, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माध्यम में, फॉर्मूला क्या होगा? Q, वही चार्ज है 4πε। एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन आएगा क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। और r² की जगह r²। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमने सेम रखी है। समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों को डिवाइड करें। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या वैल्यू फाइंड होगी? E/EM, Q/4πε0r² Q/4πε0r²। क्या कैंसिल होगा? Q से Q,
4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या वैल्यू हमारे पास शेष मिलेगी, ई अपॉन में ई एम इज इक्वल टू, ये एप्साइलन ऊपर चला जाएगा, ये एप्साइलन यहाँ, तो क्या आएगा एप्साइलन अपॉन में एप्साइलन नोट। और हमें पता है एप्साइलन अपॉन में एप्साइलन नोट किसके बराबर होता है, एप्साइलन आर के, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं पहले। तो ये आएगा एप्साइलन आर। तो ई अपॉन में ई एम इज इक्वल टू एप्साइलन आर। यहाँ से ई एम की वैल्यू फाइंड करें तो ये आएगी ई अपॉन में एप्साइलन आर। ई एम की वैल्यू क्या आएगी, ई अपॉन में एप्साइलन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ एप्साइलन आर अपॉन में है। इसका मतलब माध्यम की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एप्साइलन आर गुना कम हो जाती है। अर्थात माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्साइलन आर गुना कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। ठीक इसी प्रकार से हमने कूलाम बल में भी पढ़ा था कि कूलाम बल के अंदर यदि दो आवेशों को स्मॉल आर दूरी पर निर्वात से किसी माध्यम में ट्रांसफर कर दे तो उनके मध्य जो लगने वाला बल होता है वो एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन में एप्साइलन आर मिलता है। तो ठीक वही कंडीशन है, ई एम इज इक्वल टू ई अपॉन में एप्साइलन आर। तो जितने गुना बल कम होता है उतने ही गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाती है। तो ये आपका टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उससे पहले न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं हमने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के न्यूमेरिकल्स क्या हैं, तो न्यूमेरिकल से पहले एक टॉपिक और है हमारा विद्युत क्षेत्र से संबंधित, तो वो टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि वो टॉपिक क्या है हमारा। तो देखते हैं हम अगला टॉपिक। हमने जिस प्रकार से अध्यारोपण का सिद्धांत आवेशों के लिए आवेशों की निकाय में परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अप्लाई किया था, ठीक उसी प्रकार से बहुल आवेशों की निकाय में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है बहुल यानी बहुत सारे बहुल आवेशों के निकाय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टेटमेंट क्या होगी, जिस प्रकार आवेशों के निकाय में परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू किया जा सकता है, उसी प्रकार आवेशों के निकाय में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस प्रकार आवेशों के किसी निकाय में परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार आवेशों के निकाय में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के किसी निकाय में आवेशों के किसी निकाय में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कॉमा सभी अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न
अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी। सदिश योग के बराबर होती है, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के किसी निकाय में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के क्या होती है? बराबर। अर्थात E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डैश डैश En वेक्टर। अगर n आवेश है तो हम इसे समझ भी सकते हैं मैथमेटिकली। मान लीजिए ये आपके त्रिवी में आकाश है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है और यहाँ आपके कुछ चार्ज विद्यमान हैं। Q1 चार्ज मान लिया हमने, ये Q2 Q3 और ये Q4, और इनके कारण हमें इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। और परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? सुबह बताया था आपको, मॉर्निंग के सेशन में हमने जब पढ़ा था तो क्या बताया था कि जब किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता या परिणामी बल ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर क्या रखते हैं? परीक्षण धनावेश। तो यहाँ परीक्षण धनावेश रखा। तो देखिए अब, और इनकी जो दूरियां हैं वो मान लेते हैं R1 वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष जो इनकी स्थिति सदिश हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर और ये R0 वेक्टर। R0 वेक्टर Q1 के कारण जो इस पे बल लगेगा Q1 के कारण Q0 बल किधर लगेगा? इस साइड में, क्योंकि परीक्षण धनावेश है और परीक्षण धनावेश खुद प्रभावित होता है, दूसरे चार्ज को प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि इसका खुद का विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता। तो Q1 इसको प्रतिकर्षण बल से कहाँ धक्का देगा? बाहर की ओर। तो कुछ इस प्रकार से। तो ये F10 सही है। जिधर बल होता है उधर ही क्या होती है? तीव्रता। और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे? E1 लिख दें इसको। Q1 चार्ज के कारण Q0 चार्ज पर जो तीव्रता होगी बाहर की ओर E1। Q2 के कारण तीव्रता कैसी होगी? ये होगी, ये E2 वेक्टर। Q3 के कारण तीव्रता कैसे होगी? ऊपर की ओर, क्योंकि इसे बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। Q4 के कारण तीव्रता क्या होगी? Q4 के कारण तीव्रता ये होगी, इसे क्या मान लेते हैं? E4 वेक्टर। इस प्रकार Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण तीव्रताओं की दिशा मैंने डैश डैश लाइन के द्वारा दर्शा दी। E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर और E4। और ये बाहर की ओर क्यों है? क्योंकि सारे के सारे चार्ज हैं वो खुद प्रभावित नहीं होते, वो परीक्षण धनावेश को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमने सुबह बात की थी मॉर्निंग सेशन में कि परीक्षण धनावेश का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और ना ही ये दूसरे आवेशों को प्रभावित कर सकता है। ये केवल खुद प्रभावित होता है और खुद प्रभावित होकर जो इसकी गति की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युतीय बल की दिशा होती है। हमें यहाँ पर विद्युतीय बल नहीं दर्शाया क्योंकि हमें यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, बहुल आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई है। और हम जानते हैं कि जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहीं विद्युतीय बल होता है, तो विद्युतीय बल को दर्शाने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि हमें टॉपिक में आवश्यकता नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दूसरी बात, Q1 से Q0 के बीच की डिस्टेंस R01 वेक्टर, Q2 से Q0 के बीच की डिस्टेंस R02 वेक्टर, R02। Q3 से Q0 के बीच की डिस्टेंस R03 वेक्टर और Q4 से Q0 के बीच की डिस्टेंस R04 वेक्टर। ये इसलिए दिखा दी मैंने आप लोगों को पहले से ही क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता महसूस होगी, आवश्यकता पड़ेगी इसकी हमें। देखिए, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? E बराबर KQ/r²। ये हमें पता है।
तो E1 क्या है, E1 है पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला आवेश के कारण तीव्रता क्या बनेगी, K। पहला आवेश कितना है, Q1, तो Q1 आएगा, अपॉन में आएगा R स्क्वायर आ गया। अब Q1 से Q0 के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि जिस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से दूरी नापते हैं, और कहाँ तक, जहाँ पे वो बिंदु आवेश होता है। बिंदु आवेश कहाँ पे है, Q1 यहाँ पे। तो Q1 से Q0 की दूरी कितनी है, R01, तो यहाँ पे आएगा R01। और वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, अदिश, ठीक है। और यहाँ पे आएगा R01 कैप, सदिश बनाने के लिए, क्योंकि वेक्टर था यहाँ पर। E2 वेक्टर KQ2, दूसरा चार्ज है Q2, और इसकी दूरी R02 स्क्वायर, R02 कैप, फिर KQ3, तीसरे चार्ज के कारण Q3, डिस्टेंस कितनी है, R03 और R03 कैप, फिर डैश डैश डैश, अंतिम आवेश EN। मैंने यहाँ पे EN को नहीं दिखाया, अगर आप दिखाना चाहें तो डैश डैश करके कहीं दिखा सकते हैं। पहले मैं चार चार्ज के लिए लिख सकता हूँ इसको, तो चार चार्ज के लिए क्या बनेगा, KQ4 अपॉन में R04 का स्क्वायर, R04 का कैप। ये तो व्यापक रूप में लिखा है मैंने फॉर्मूला n आवेशों के निकाय के लिए, लेकिन क्योंकि हमने चित्र में 4 ही चार्ज दिखाए हैं, 4 चार्जेस हैं हमारे पास, इसलिए हमने 4 आवेशों के लिए, 4 आवेशों के लिए स्टेटमेंट लिखी है। n आवेशों के स्टेटमेंट लिखना चाहें तो बाद में हम रिटर्न कर देंगे। अब इसमें से कॉमन लेना चाहें अब यदि, तो कॉमन क्या आएगा, K कॉमन आएगा, क्या बचेगा, Q1 R01 स्क्वायर, R01 कैप, Q2 R02 स्क्वायर, R02 कैप, Q3 R03 स्क्वायर, R03 कैप, Q4 R03 स्क्वायर, R03 कैप। और इस स्टेटमेंट को यदि हम समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो समीशन QI R0I कैप, जो वैल्यू वेरी कर रही है, जैसे ये बदल रहा है 1 से लेकर 4 तक, ये बदल रहा है 1 से लेकर 4 तक, ये बदल रहा है 1 से लेकर 4 तक, तो जो चीज़ बदल रही है, जो नोटिफिकेशन बदल रहा है वहाँ पे आई लगा दिया। कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, आई का मान बदल रहा है 1 से लेकर 4 तक। तो समीशन की फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। हल करना चाहें, आई का मान 1 पुट करें तो Q1 R01 कैप, ये आ गई वैल्यू, फिर समीशन की जगह प्लस, फिर आई का मान 2 पुट करें तो Q2 R02 कैप, ये वैल्यू आ गई, फिर समीशन की जगह प्लस, इस तरीके से 4 तक आ जाएगा। और यदि इसे n चार्जेस के लिए लिखें, यानी व्यापक रूप में लिखें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो हमारे पास परिणामी तीव्रता आएगी E वेक्टर बराबर n आवेशों के, स्टेट में लगा के लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, n आवेशों के निकाय के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E बराबर K QI R0I कैप, और I का मान 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। क्यों, क्योंकि जब हमने 4 आवेशों का निकाय लिया था तो I का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा था, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, और n आवेशों का निकाय होगा तो I का मान 1 से लेकर n तक। तो ये स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला बन जाएगा n आवेशों के निकाय के लिए। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपकी बहुल आवेशों के निकाय के लिए। तो ये हमारा टॉपिक पूरा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित न्यूमेरिकल्स की। तो अगला सेशन हमारा न्यूमेरिकल्स का रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।